पैसे जुड़ चुके हैं, बजट फिक्स हो चुका है और अब आप अपनी अगली गाड़ी या फिर अपनी पहली गाड़ी लेने के लिए तैयार हैं। रिसर्च करने के बाद, सबसे पूछने के बाद आप दो नामों पर अटक गए हैं, जो कि है मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 या फिर मारुति की ही वैगनार। इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में ये दोनों गाड़ियां शामिल हैं। पर एक सेकंड, सिर्फ एक्स-शोरूम प्राइस देखकर गाड़ी फाइनल मत कर देना, क्योंकि एक्स-शोरूम प्राइस जो है वो एक धोखा हो सकता है, एक अधूरा सच हो सकता है, जो अगले 5 साल में आपकी जेब पर भारी भी पड़ सकता है। असली सवाल ये नहीं कि गाड़ी शोरूम में कितने की है, असली सवाल ये है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जितने साल आप उसको रखेंगे उतने साल में आपको कितना पैसा उस पर लगाना पड़ेगा। मतलब गाड़ी खरीदने से लेकर उसे चलाने, सर्विस करवाने और 5 साल के बाद बेचने तक का जो सफर है, उसमें आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। आखिर में आपके लिए कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा पैसे बचाएगी 5 साल में? चलिए हर एक खर्च का हिसाब किताब करते हैं और ढूंढते हैं असली मनी सेविंग चैंपियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें, ताकि आप आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा दोस्तों, वो रहेगा अपफ्रंट कॉस्ट, यानी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी कीमत जो है वो गाड़ी की, वो आपको घर लाने के लिए जो देनी होती है वो कितनी लगेगी। इस मामले में ऑल्टो K10 साफ तौर पे कम दाम पर आ जाती है। इसका एक्स-शोरूम प्राइस जो है वो वैगनार से काफ़ी कम है, जिसका सीधा असर ऑन रोड प्राइस पे भी पड़ता है। ऑन रोड आते आते जिसमें आरटीओ टैक्स और इंश्योरेंस जोड़ करके ऑल्टो K10 का जो बेस मॉडल है वो आपको वैगनार के बेस मॉडल से कम 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा भी कम पड़ सकता है। हाँ, ये फिगर आपके शहर और वेरिएंट के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। एक बात पक्की है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपकी प्रायोरिटी सबसे कम इन्वेस्टमेंट वाली गाड़ी लेने की है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए, तो ऑल्टो K10 यहाँ क्लियर विनर है। आपको कम डाउन पेमेंट देनी होगी और लोन अमाउंट भी छोटा होगा, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है द रनिंग कॉस्ट, जेब पर रोज का बोझ। गाड़ी खरीदना एक बार का खर्चा हो सकता है, पर उसे चलाना रोज का खर्चा होता है। इसमें सबसे बड़ा खर्चा होता है दोस्तों फ्यूल का। माइलेज के मामले में ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दोनों गाड़ियों में मिलता है, जो कि आपको लगभग 24 से 25 किलोमीटर पर लीटर का ARAI सर्टिफाइड माइलेज जो है वो प्रोवाइड करवाता है। लेकिन असल जिंदगी में शहर के ट्रैफिक में दोनों गाड़ियों में आपको 14 से लेकर 16 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो माइलेज है वो मिलने वाला है, और इतना ही मिल पाएगा, क्योंकि शहर का जो ट्रैफिक होता है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक बना देता है अपनी ड्राइविंग को। दूसरी चीज़ ये है कि शहर के ट्रैफिक में जब गर्मियों के सीज़न में आप AC चला के चलते हैं, वहाँ पर माइलेज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाता है। ऑल्टो K10 का कर्व वेट कम होने की वजह से, मतलब इसमें वेट जो है, बॉडी वेट कम होने की वजह से हाईवे पर बेहतर एफिशिएंसी निकाल देती है। अब आते हैं गेम चेंजर पर, जो कि है CNG। दोनों ही गाड़ियों में फैक्ट्री फिटेड CNG जो है वो आती है। कंपनी का दावा है कि वैगनार CNG 34 किलोमीटर पर केजी का माइलेज जो इसमें क्लेम कर रही है, और ऑल्टो K10 CNG का जो CNG माइलेज है सर्टिफाइड, वो है 33.85। बिल्कुल सेम है। इसमें पॉइंट का जो फर्क है वो भी चलो खत्म कर देते हैं। दोनों ही गाड़ियां 34 किलोमीटर पर केजी का माइलेज CNG में देती हैं। तो CNG के माइलेज के मामले में दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल सेम है। अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है तो CNG आपके लिए फ्यूल का जो बिल है वो बिल्कुल आधा ही कर सकती है। तो यहाँ आपको डिसाइड करना है कि आपको गाड़ी पेट्रोल में लेनी है या CNG में लेनी है, क्योंकि जब आप इसका प्राइस देखेंगे CNG से पेट्रोल का जो डिफरेंस है वो लगभग 1 लाख रुपए का आपको मिलने वाला है, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट यू आर सिलेक्टिंग। इसके बाद आता है दोस्तों सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी, मारुति का जो सर्विस सेंटर है वो बहुत ही बड़ा है। पैन इंडिया आपको सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे इसकी सर्विस हो जाती है। इसलिए दोनों ही गाड़ियों में मेंटेनेंस के नाम पर जेब पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेंगी। ये 5 साल में दोनों ही गाड़ियों का जो सर्विस का खर्चा रहेगा वो लगभग बराबर ही रहना है, जिसमें वैगनार का खर्चा ऑल्टो से शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो भी सकता है, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, तो इसमें थोड़ा सा एक दो चीज़ जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो रनिंग कॉस्ट में पेट्रोल में ऑल्टो K10 थोड़ी सी आगे है, लेकिन CNG में दोनों बिल्कुल बराबर हैं। बिल्कुल कांटे की टक्कर दोनों गाड़ियों में बन जाती है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल वाइजली सिलेक्ट करना है। अगर आपकी रनिंग जो है वो बिल्कुल लिमिटेड है, 1000 से 1500 किलोमीटर पर मंथ की, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल गाड़ी ही लेनी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा चलते हैं और आप अपने फ्यूल के खर्चे को बिल्कुल आधा करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए CNG जो है वो एक बेटर ऑप्शन रहेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, CNG में वेयर एंड टेयर के खर्चे जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। उसको आपको ज़्यादा ध्यान से चलाना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि CNG एक ड्राई फ्यूल है और इस वजह से इंजन जो है वो जल्दी सर्विस मांग लेता है और उसमें बर्निंग
पार्ट्स जो हैं वो भी जल्दी से बर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी रनिंग के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सीएनजी पे जाना है या पेट्रोल पे रहना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सेक्शन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ, जो कि है द लॉन्ग टर्म कॉस्ट, छुपे हुए खर्चे। अब आते हैं उस छुपे हुए खर्चों के ऊपर जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, रीसेल वैल्यू। 5 साल गाड़ी चलाने के बाद जब आप उसे बेचने जाएंगे तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे। वहाँ पर मारुति वैगनार जो है वो बिल्कुल क्लियर बाजी मार जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बड़ा है, ज़्यादा स्पेस मिलता है, एक पूरी फुल फैमिली कार ये बन जाती है। इसकी वजह से लोग इसको ज़्यादा सेकंड हैंड मार्केट में लेना पसंद करते हैं। तो मारुति ऑल्टो K10 से बड़ी गाड़ी दिखने की इमेज के कारण इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल्टो की वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन वैगनार पर जो आपने शुरू में एक्स्ट्रा पैसा लगाया था उसका एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो आपको इस टाइम के बाद आराम से मिल जाएगा। और बहुत अच्छे चांस होते हैं दोस्तों कि मारुति वैगनार में आपको सेकंड हैंड मार्केट में काफ़ी अच्छा प्राइस मिल जाए। तो अगर दोस्तों आपको ये कंपैरिजन पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए। इससे हमें और भी ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन जो है वो मिलती है। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है वर्डिक्ट। 5 साल का पूरा हिसाब किताब अब इस पॉइंट में हम देखने वाले हैं। तो आखिर में कौन सी असली पैसा बचाओ चैंपियन यहाँ पे बनेगी? अगर हम सारे खर्चों को जोड़ें, गाड़ी की कीमत, फ्यूल का पैसा, सर्विस कॉस्ट, लेकिन रीसेल वैल्यू को साइड में रखें, तो ऑल्टो K10 साफ साफ सस्ती पड़ती है। उसकी कम कीमत और थोड़ी बेहतर पेट्रोल माइलेज उसके लिए एक वरदान साबित होती है दोस्तों, जो कि ऑल्टो K10 को ज़्यादा इकोनॉमिकल ऑप्शन बना देती है। जिनकी रनिंग कम है उनके लिए ये गाड़ी जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है, यहाँ तक कि एक बाइक के खर्चे पे भी इसको चला सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम रीसेल वैल्यू की एंट्री कराते हैं, इन पॉइंट्स में जोड़ देते हैं, पूरा खेल पलट जाता है। वैगनार की बेहतर रीसेल वैल्यू उसकी शुरुआती जो एक्स्ट्रा दाम आप दे रहे हैं उसके फासले को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो फैसला ये है दोस्तों, अगर आपको स्टार्टिंग बजट में या फिर अब आप बाइक से स्विच करना चाहते हैं, बिल्कुल टाइट बजट है, तो आपको सबसे कम दाम में एक नई गाड़ी, रिलायबल गाड़ी चाहिए। ऑल्टो K10 वहाँ पर आपके लिए अल्टीमेट मनी सेवर गाड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं और एक ज़्यादा प्रैक्टिकल स्पेशियस गाड़ी चाहते हैं जो 5 साल में आपको बेहतर रिटर्न्स दे दे और कम खर्चा भी हो, तो वैगनार जो है वो एक स्मार्टर चॉइस हो सकती है। अगर आपको चेंज भी नहीं करनी तो भी दोस्तों ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी अच्छी चलने वाली है। उसकी बेहतर रीसेल वैल्यू और प्रैक्टिकलिटी उसके थोड़े ज़्यादा ओनरशिप कॉस्ट को जस्टिफाई कर देती है। तो यहाँ पर ऑल्टो K10 और वैगनार किन किन लोगों को लेनी चाहिए, बिल्कुल 3 से 4 पॉइंट में हमने आपको बताने की कोशिश करी है। तो अगर आपको ये जो कंपैरिजन है समझ आ गया है तो दोस्तों इस वीडियो में कमेंट में डाल दीजिए कि हाँ हमें समझ आ चुका है, हम अपना मन बना चुके हैं कि अब हमें इन दोनों गाड़ियों में हमारे बजट के हिसाब से ये गाड़ी लेनी है। तो आखिर में जो बॉल रहेगी वो आपके कोर्ट में है। लोवेस्ट एंट्री प्राइस के लिए ऑल्टो K10 या फिर लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए, स्पेस के लिए वैगनार। दोनों गाड़ियों में से आप कौन सी सेगमेंट के साथ जाना पसंद करेंगे? अपने सेगमेंट में दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल परफेक्ट हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे खासे पैसे आपके बचा देती हैं। मारुति का लोगो है तो भरोसा बिल्कुल कूट कूट के आपको मिलेगा दोनों ही गाड़ियों में। अच्छी रीसेल वैल्यू दोनों ही गाड़ियों की मिल जाएगी, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल डीप डाइव करके बता दिया कि कौन सी की बेहतर मिलेगी, कौन सी की नहीं मिलेगी, कौन सी का खर्चा ज़्यादा होगा, कौन सी का कम होगा। तो आप इन दोनों में से कौन सी कार लेना पसंद करेंगे और क्यों लेना पसंद करेंगे, हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसी ही डिटेल्ड कंपैरिजन आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल से जुड़े रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको आप दबा दीजिए दोस्तों, और दबा करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें, ताकि आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको आप कभी भी मिस ना कर सकें। तो एक छोटा सा एक डिटेल्ड कंपैरिजन हमने आपको, प्रैक्टिकल कंपैरिजन जो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी है। तो आई होप ये वीडियो आपको और आपके परिवार को या आपके रिलेटिव्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।